गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। कि आप जानते हैं कि आज पाकिस्तान की खवातीन का दिन मनाया जा रहा है। हम नॉर्मली तो बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे, 8 मार्च की बात होती है, लेकिन 12 फरवरी पाकिस्तानी खवातीन का दिन मनाना नेशनल लेवल पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा तकरीबन 40 साल से इस दिन को मनाया जा रहा है। तो सबीन, कितना इंपॉर्टेंट है खवातीन का? वैसे तो हर दिन ही खवातीन का दिन होता है, बेशक। ऑलराइट, फौरन से सबीन ने कहा ओके बेशक। कितना इंपॉर्टेंट है इसको मनाना? आई थिंक शुएब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वजह से है ताकि हम थोड़ा सा ये देख सकें कि हमारी खवातीन अपनी अपनी डोमेन में क्या काम कर रही है। अच्छा, सिर्फ करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे, आप बैकग्राउंड में जाके देखिए हमारी कितनी जबरदस्त खवातीन रही हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी रिजिलियंट के हर मुश्किल का उन्होंने सामना किया और उसके बाद जो है वो बाकी कहते हैं ना, बाकी खवातीन के लिए जो बैरियर ब्रेक करना और उसके बाद उनके लिए राह हमवार करना, वो बहुत सारे डोमेन्स में, हर फील्ड की अगर आप बात करें तो उस फील्ड में उन्होंने अपना लोहा मनवाया। और ऑब्वियसली पाकिस्तान की हिस्ट्री की भी अगर बात करें, क्या क्या बड़े नाम है। एब्सोल्युटली। आप फातिमा जिन्ना से स्टार्ट करें। फातिमा जिन्ना, बेगम लियाकत अली, फहमीदा मिर्जा, और इसके अलावा जाहिर है मल्टीपल, कितनी, ये तो कुछ चंद नाम है जो कि हमारे जुबान पर है। कुछ फॉर एग्जाम्पल सरीन, अगर रिसेंट की हम बात करें तो पहली चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा, अगर हम देखें ना अपने अपने डोमेन में जिन्होंने बहुत ज्यादा काम इस अंदाज से किया कि पाकिस्तान फर्स्ट, ये जो टाइटल होता है ये वाकई हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है। आप माउंटेनरिंग में चले जाएं, समीना बेग और नाला कैनी, बड़े नाम है जो हमारे सामने फौरन से आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम जजेस की बात कर लें, जस्टिस आयशा मलिक, ये नाम फौरन से हमारे जहन में आ जाता है। इसी तरह अगर हम फाइटर पायलट्स की बात कर लें तो जो सबसे पहला नाम हमारे माइंड में आएगा वो आयशा फारूक साहिबा का आएगा। अगर हम सिक्योरिटी डोमेन की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर साहिबा का नाम हमारे सामने सबसे पहले आ जाएगा। अगर हम पुलिस फोर्स की बात करें, उसमें उन खवातीन का जिक्र करें जिन्होंने गिरा कदर खिदमत सर अंजाम दी। रिसेंट बात करूं मैं तो ASP शहरबानो अवान, वो नाम सबसे पहले हमारे सामने आता है। म्यूजिक की बात करें तो अरूज आफ्ताब का नाम भी, और यूं तो बहुत से खवातीन ने नाम बनाया, हमारे सामने उनका नाम आता है। हर फील्ड में देखिए, ये तो कुछ प्रोमिनेंट नेम्स है जिनका जिक्र हमने आपके सामने कर दिया, बट आए दिन हमारे शो में कितनी जबरदस्त खवातीन आती है, और आपके घर के खवातीन स्पेशली। इसका जरूरी ये नहीं होता कि आपने हर फील्ड में एक्सेल करना है, तो आपके घर की खातून, उसकी अगर बात करें कि पूरा दिन उनकी कितनी स्ट्रगल्स होती हैं, वो किन चीजों से गुजरती हैं। होम मेकर, इट्स अ फुल टाइम जॉब, तो इसको भी नजरअंदाज हमें किसी तरीके से नहीं करना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स की बात यकीनन हम जरूर करेंगे, सो दैट एक जो बैरियर ब्रेक करने की बात होती है, जब ये खवातीन बैरियर ब्रेक करती हैं तो दूसरी खवातीन जो आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए आसानी हो जाती है। बट एट द सेम टाइम आपके इर्द गिर्द हर औरत जिसकी भी हम जानते हैं नहीं जानते, आप जिसकी बात करते हैं वो खास है, और वो हर दिन जो है वो एक स्ट्रगल से गुजरती है, चैलेंजेस को फेस करती है, रिजिलियंट होती है और आगे बढ़ने की बात करती है। और अपने बच्चों के लिए स्पेशली जो एक औरत कर दिखाती है वो शायद ही कोई कर दिखाती है। एब्सोल्युटली सबीन, आप देखें ना कि इनकी जिद्दोजहद अपनी जगह, उस जिद्दोजहद के साथ साथ अगर हम ये बात करें कि मसाइल भी फेस कर रही होती हैं, बहुत से हर्डल्स, बहुत से हिंड्रेंसेस, बहुत चैलेंजेस, बट ये बड़ी अच्छी बात है कि जो हम कहते हैं ना कि रोशनी की किरण वो यही है कि लोग आगे बढ़ रही हैं, मुसलसल आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह से भी आपने एक बात की ना कि लोगों के लिए रास्ता हमवार करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी अपनी फील्ड में आने वालों के लिए, नए आने वालों के लिए रास्ता आसान करना, हमवार करना, राह दिखाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आज इस मुनासबत से हमारा शो भी प्लान्ड है, हमने बहुत सारी जबरदस्त खवातीन को बुलाया भी है, किस तरह से वो अपनी स्टोरीज बताएंगी, किस तरह से वो कुछ टिप्स देने की कोशिश करेंगी, या हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे जिसके थ्रू हम मजीद बेहतरी की बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। पॉजिटिविटी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड चैलेंजेस क्या उनको कैटर कैसे। तो आज मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बट एट द सेम टाइम आज शुरू में इसका जिक्र करने का मकसद ये भी था कि आप लोग जरूर इस बारे में सोचें कि आप इस पे क्या किरदार अदा कर सकते हैं, चाहे आप मर्द हैं चाहे आप खातून हैं, जेंडर डजंट मैटर। आपने अपनी कैपेसिटी में किस तरह से अपनी खवातीन को आज ट्रिब्यूट पेश करना है, आज आपने किस तरह से एक दूसरे को अपलिफ्ट करना है, ये भी बड़ी जरूरी चीज है कि आप किस तरह से आज अपलिफ्ट करेंगे। और जो हम ट्रेंड की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया ट्रेंड पे आप ऐसी पॉजिटिव स्टोरीज, आपके इर्द गिर्द ऐसी खवातीन जो कि बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं अपनी अपनी डोमेन में, या आपको लगता है कि वो किसी ना किसी तरह ज्यादा स्पेशल है, हर खातून स्पेशल होती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि
किसी ना किसी तरह वो ज्यादा स्पेशल है, तो उनकी स्टोरी आप सोशल मीडिया पर भी अपलोड करें और हमसे भी शेयर करें। और इसमें हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए पाकिस्तान में जो देही आबादी है वहां पे रहने वाली खवातीन को, चूंकि बहुत बड़ी तादाद उनकी जो कि पाकिस्तान के देही इलाकों में रहती है, सो वो तो खवातीन जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें, बिकॉज इट्स एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, और यहाँ पर जो खवातीन हैं जो कि खेतों में भी काम कर रही होती हैं, वेरी टफ रेजिलियंट खवातीन, तो इन सबको आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं। जिस तरह सबीना आपने कहा कि अपने अपने डोमेन में रहते हुए जिन्होंने काम किया वो अपनी जगह, लेकिन हर खातून को अप्रिशिएट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास कोई स्टोरी है किसी खातून से मुताल्लिक कि जिन्होंने अपनी डोमेन पे काम किया, तो प्लीज डू शेयर दैट स्टोरी विद अस। हम उस स्टोरी को आप तक पहुंचाएंगे, नहीं बाकी सब तक पहुंचाएंगे। जिस तरह हम पहले भी कह रहे थे कि बहुत से खवातीन जो कि हमारे प्रोग्राम का गाहे बगाहे हिस्सा भी होते हैं, आज भी कुछ ऐसा ही माहौल होगा, लेकिन उससे पहले हमें बढ़ना एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो 50 बरस बीत गए। आंसुओं और खून के समंदर में मोहब्बत की एक दास्तान यहीं बंगाल ढाका यूनिवर्सिटी में लिखी गई। जीनत और निजामुद्दीन की कहानी। जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो, तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। पाकिस्तान से मेरा विश्वास उठ गया है। एक जंग शला बंगाल के नाम। सबका खून बहेगा, सबका। हम बांग्लादेश के जन्म की घोषणा करते हैं। जीनत के बगैर जिंदगी जिंदगी तो न हुई ना। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है हमें। बांग्लादेश पर आपका अधिकार हो गया है। वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात की थी और पूरी एक हमने आपको हिस्ट्री बताई थी कि किस तरह से आज पाकिस्तानी खवातीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है, किस तरह से हम अपनी तमाम रिजिलियंट और स्ट्रॉन्ग खवातीन को खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, और आज के दौर में किस तरह से हमारी खवातीन पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करिए या अपनी अपनी डोमेन में किस तरह से एक्सेल करिए। तो इसी डिस्कशन को आज हम आगे बढ़ाएंगे कि इस दिन की अहमियत, इसका अंदाजा
ہمیں بھی مزید زیادہ ہو جائے اور obviously آپ لوگوں کو بھی اس کا اندازہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے جی ڈپٹی چیف نیشنل کمیشن آن دی اسٹیٹس آف وومن شبانہ نواز صاحبہ نے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک میں. شبانہ صاحبہ, آپ کے نظر میں اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو بھی اور جتنی بھی ہماری خواتین ہیں پاکستان کی, ان سب کو اس قومی دن کی مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی. اور یہ قومی دن جو ہے نا, اس دن میں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے اس جدوجہد کی, اس تحریک کو جو ہماری خواتین نے کئی دہائیوں سے جو ہے نا وہ جاری رکھی ہوئی ہے. ان کے خلاف جو امتیازی سلوک جو روا رہا, جو امتیازی قوانین بنتے رہے, اور جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہ رہی تھیں ان کو کس طریقے سے انہوں نے جدوجہد کے ذریعے حاصل کیا. اور یہ کئی دہائیوں پر مشتمل ایک ہماری جدوجہد ہے, جس کے بعد کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کی خواتین بہت بہتر ہیں ان خواتین سے, اکنامکلی بھی, فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہیں ان خواتین سے جو کہ ہمارے جو ہے وہ پرانے ایرا میں خواتین تھیں. کتنا ضروری ہے اس دن کو منانا, اس پر بات کرنا, چونکہ چینج تو آیا, چیزیں بہتر بھی ہوئیں, آسانی بھی آئی, سہولت بھی ہوئی, نام بھی بنایا خواتین نے, راہیں بھی ہموار کی, بٹ سٹل کتنا امپورٹنٹ ہے اس کو منانا؟ دیکھیں یہ جو خواتین کی جدوجہد ہے یہ تو کئی دہائیوں پر مشتمل ہے, اور یہ جو چینج ہوتا ہے نا یہ ایک ٹرانزیشن سٹیج میں ہم لوگ ہیں, اور یہ چینج ہوتا ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت آہستہ آہستہ سے یہ چینج جو ہے نا وہ آتا ہے. اگر ہم آج دیکھیں تو آج ہمارے لیے خواتین کے ادارے بھی موجود ہیں, لیجسلیشن بھی موجود ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ہمارے پاس پروونشل لیول پہ بہت زیادہ لیجسلیشنز ہو رہی ہیں, ادارے موجود ہیں, کمیشنز بن چکے ہیں, ہمارے پاس پولیس اسٹیشنز آج کل ہیں. ہماری خواتین جو ہیں وہ ہر شعبے میں جو ہے نا وہ بہت نمایاں کارنامے سر انجام دے رہی ہیں. ہر فیلڈ میں جو ہے نا ایسے فیلڈز جن کو پہلے سمجھا جاتا تھا کہ شاید یہ خواتین کے لیے نہیں ہے, آج وہاں پر بھی آپ کو جو ہے نا وہ خواتین نظر آئیں گی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جیسے پہلے خواتین کے لیے کچھ ایریاز مختص تھے کہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں, آپ انجینئر بن جائیں, آپ ٹیچنگ میں چلی جائیں, لیکن آج آپ کو گورنمنٹ سروس میں بھی نظر آئیں گی, آرمی میں, پولیس میں, جوڈیشری میں, مطلب ہر طرف جو ہے نا وہ خواتین. آپ خود دیکھ لیں آپ کے پاس کتنی فیمیل آرٹسٹ ہیں. تو ہر شعبے میں جو ہے نا وہ خواتین کو آگے لایا جا رہا ہے, اور وہ خود بھی ان کے اندر ایک جہد آ رہی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ بڑھنا ہے, کچھ نہ کچھ آگے کچھ ہم نے کرنا ہے. بیکاز obviously رول ماڈلز بھی ہمارے سامنے, اور جی جی ان کو دیکھتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ ہر خاتون آگے بڑھنا چاہ رہی ہوتی ہے. شبانہ صاحب, چیلنجز کیا وہ کم ہوتے آپ کو دکھائی دیے؟ میں سوسائٹی کے پرسپیکٹو سے, کلچر کے پرسپیکٹو سے بھی ایک بات ضرور یہاں سامنے رکھوں گی کہ کیا اس ایسپیکٹ سے چیلنجز کیا آپ کو کم ہوتے نظر آ رہے ہیں, ان پہ بات ہوتی نظر آ رہی ہے, یا پھر آپ کو بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں؟ مین چیلنجز اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہمارے پہلے چیلنجز تھے شاید ہم نے ان کو عبور کر لیا ہے. ہم پہلے صرف وائلنس اگینسٹ وومن پہ بات کرتے تھے, ایجوکیشن سیکٹر پہ بات کرتے تھے, ہیلتھ پہ بات کرتے تھے, لیکن جیسے جیسے ہم آگے چلتے جاتے ہیں تو چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے آج ہم کلائمیٹ چینج پہ بھی بات کر رہے ہیں, ہم ڈیجیٹلائزیشن پہ بات کر رہے ہیں. پہلے ہم صرف ورکنگ وومن ان کو کنسیڈر کرتے تھے جو آفیسز میں جاب کرتی تھی, لیکن جب سے یہ آپ یہ کہہ لیں کہ میڈیا آیا ہے یا پھر سوشل میڈیا آیا ہے تو یوٹیوب یا ان کے ذریعے سے جو ہے نا ہماری خواتین بہت سارے کام گھروں میں بیٹھ کے بھی وہ کر سکتی ہیں. اسی طرح سے جو انفارمل ہماری سیکٹر میں جو خواتین ہیں, ایگریکلچر کی ہو گئی یا ڈومیسٹک ورکرز ہو گئی, تو ان کے ایشوز بھی جو ہے نا وہ اب ریز ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ ایشوز ہم کچھ ریزالو کرتے ہیں تو کچھ نئے ایریاز جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آتے جاتے ہیں کہ ہمیں ان ایریاز کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کام سٹارٹ کرنا ہے. اس کا مطلب ہے تو یہ کہنا کہ چیلنجز کم ہوئے تو غلط ہو گیا, چیلنجز ایکچولی ہم چینج ہو گئے ہیں. چیلنجز کا یوں کہنا چاہیے کہ ان کا انداز بدل گیا ہے. ایک چیلنج عبور کرتی ہیں یہ سوچ کے کہ شاید بس آگے اب آسانی ہے, چیلنج نہیں ہوگا, بٹ ایک نیا چیلنج سامنے آ جاتا ہے. کہ آج بھی ایک بڑا چیلنج وہی ہے, میل ڈومیننٹ سوسائٹی, اس پرسپشن, وہ ایک بڑا چیلنج ہے خاتون کے لیے. پاکستان ایک بہت ہی ڈائیورس کنٹری ہے. اگر آپ دیکھیں گے تو شاید اسلام آباد جیسے سٹی میں بھی کہ ہم لوگوں کو وہ چیلنجز فیس نہ کرنے پڑتے ہوں, لیکن اگر ہم ساؤدرن پنجاب کی طرف چلے جائیں, کے پی چلے جائیں, تو شاید وہاں پر جو انڈر ڈیولپڈ ایریاز ہیں وہاں پر خواتین کو آج بھی وہ ایشوز تھوڑے بہت فیس کرنے پڑتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سارے ایریاز کے اوپر کام کر رہی ہے, اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ, جیسے میں آپ سے کہا کہ یہ سفر تو صدیوں پر محیط ہوتا ہے, تو یہ ایک چینج ہے جو چلتی رہے گی, اور آہستہ آہستہ جو ہے نا ہم باقی جگہوں پر بھی جو ہے نا وہ لے آئیں گے. آن گوئنگ اسٹرگل ہے. اٹس ناٹ جسٹ ان پاکستان, یہ بھی اگر دیکھا جائے, بیکاز ہمارے پاس کچھ مہمان آتے ہیں اور وہ جب دوسرے ملک جاتے ہیں, کچھ اچیو کر کے آتی ہیں خواتین ہماری, تو وہ یہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ مسوجنی, میل ڈومیننٹ سوسائٹی, یہ صرف پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتی, شاید اب یہ گلوبل چیلنج ہے جس کو ایڈریس کرنا بہت امپورٹنٹ ہے گلوبل لیول پہ.
डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल ठीक है. अगर हम अपने पाकिस्तान के लिहाज से देखें तो शायद हम बहुत ज्यादा आगे भी हैं. हमारी जो है वो फीमेल प्रेसिडेंट भी, प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, चीफ मिनिस्टर भी रही हैं, स्पीकर भी हैं, और हमारी बहुत सारी असेंबलीज में खवातीन भी हैं. उनके लिए सीटें भी मुख्तस की गई हैं. कोटा सिस्टम जो है ना वो पाकिस्तान में खवातीन को आगे लाने के लिए किया गया है. तो बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो कि हम कर रहे हैं. लेकिन उसमें जो थोड़ा सा इशू हमें फेस करना पड़ता है वो ये होता है कि शायद हम इकदाम तो कर लेते हैं लेकिन उनकी अवेयरनेस उस तरह नहीं होती है. खवातीन उतनी एम्पावर्ड नहीं होती हैं कि वो जैसे लोन स्कीम्स हैं कि वो उन लोन स्कीम से फायदा उठा सकें. तो उसकी वजह से थोड़ा सा इश्यूज बन जाते हैं. लेकिन इकदाम जो है ना वो पाकिस्तान में खवातीन के लिहाज से बहुत ज्यादा है. अगर आप उसको इंटरनेशनली भी उसका कंपैरिजन करना चाहते हैं, वो ज्यादा हो रहे होते हैं. इसमें जो कवानीन की बात आपने की, जो कि पाकिस्तान में स्पेशली हमने देखे हुए हैं कि रिसेंटली बहुत ज्यादा कवानीन बनाए गए हैं खवातीन के लिए. कुछ ऐसे कवानीन जिनके बारे में बात करना चाहती हूँ कि उनका बहुत ज्यादा फायदा हमें हुआ है इन रिसेंट पास्ट. देखिए, सबसे पहला जो कानून था जिसका हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है वो तो हरासमेंट एट वर्क प्लेस था, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जो ना खवातीन की वो बहुत ज्यादा हो गई है. 2010 में जब ये कानून आया था उससे पहले शायद खवातीन के लिए ऑफिस में या इस सेक्टर में जॉब करना इतना ईजी नहीं था. उसके बाद हमारे एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस बिल आए, फिर कमीशंस बन गए, फिर ओम्बड्सपर्सन जो है ना वो आपके बन गए. आपका जो रेप के ऊपर बिल आ गया, आपका डीएनए इंक्लूड हो गया उसमें, ऑनर किलिंग, मतलब इन चीजों से एसिड का जब बिल आया तो ये जो आपके ऑफेंसेस थे ना ये आस्ते कम होने शुरू हो गए. जैसे जैसे लेजिस्लेशन आती रहती है, अब डोमेस्टिक वायलेंस का बिल इस वक्त 4 प्रोविंसेस में जो है ना प्रिवेल करता है, तो जैसे जैसे ये लेजिस्लेशन आती रहती है हम ये कहते हैं कि वो ऑफेंस थोड़ा कम होता जाता है, लेकिन हमारे लिए एक नया एरिया जो होता है ना वो ओपन हो जाता है. ऑफेंस वाकई कम होता है, या कि उसमें एक और राय ये भी होती है कि जब कानून बनते हैं या अवेयरनेस की बात हम करते हैं तो ज्यादा रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है. इशू पहले भी था, आज भी है. पहले अंडर रिपोर्टेड था, अब कदरे बेहतर उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है और शायद इंसाफ बेहतर तौर पे मिल रहा होता है. बट इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं और शायद उसकी वजह ये भी है कि ठीक है कवानीन की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, इम्प्लीमेंटेशन अपनी जगह, बट वो जो एक हमने माइंडसेट को चेंज करना है, हम उस पर शायद उस तरीके से काम अभी भी नहीं कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए. माइंडसेट पे मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा काम हो रहा है, अवेयरनेस रेजिंग, क्योंकि अब जब से वुमेन का सब्जेक्ट जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को डिवॉल्व हुआ है तो वो अपने लेवल पर जो है ना अपनी नीड के अकॉर्डिंगली, अपने कल्चरल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली जो है ना वो इसके ऊपर काफी ज्यादा काम जो है ना वो कर रहे हैं. हम अपने सारे डे सेलिब्रेट करते हैं और उन डेज को सेलिब्रेट करने का बेसिक जो मकसद होता है कि पूरा दिन आप खवातीन को जो है ना यही बताते हैं कि आपके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने या किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या क्या इकदाम जो है ना किए हैं और आप उनसे कैसे जो है ना फायदा उठा सकते हैं. अब अगर हम खवातीन के एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो जिस तरह अब आपने कहा कि हम उसमें भी चेंज आ रहा है. पहले हम एम्पावरमेंट ये समझते थे कि मे बी कि सिर्फ खवातीन अपने घरों से निकल रही हैं, जॉब्स कर रही हैं तो वो एम्पावर्ड है. एम्पावरमेंट का जो बेसिक मकसद होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में है या नहीं है. तो आज आप देख सकते हैं कि हमारी खवातीन, हमारी चीफ मिनिस्टर जो है पंजाब की वो भी खातून है. तो अब खवातीन जो है ऐसे ऐसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आ रही है. जब खवातीन डिसीजन मेकिंग में आएंगी तो डेफिनेटली कि वो दूसरी खवातीन के लिए मजीद राहें जो है ना वो हमवार कर सकती हैं. एंड ऑब्वियसली अक्सर हम चीजों को, लोगों को भी ना एक थोड़ा सा मसाइल हमारे हैं कि अगर कोई खातून किसी बड़ी पोजीशन पर आती है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होती है, तो ओवरऑल आपको उस फील्ड में भी बट जनरली भी आप देख रहे होते हैं कि क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा होता है पर्सनल चॉइस की बेसिस पे. सो ये भी एक थोड़ी सी गलत चीज है कि आप वो जो विक्ट्री है, वो जो एक चेंज है, उसको सेलिब्रेट करना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी आपकी पसंद नापसंद वो एक अपनी जगह होती है, वो हर इंसान की अपनी एक राय होती है, बट इट डजंट मीन कि आप उसका एक पूरा जो कॉन्टेक्स्ट, उस चीज की जो इम्पोर्टेंस है और किस तरह से एक हिस्ट्री को मतलब चेंज करते हुए एक खातून वहां तक पहुंचती है, उस चीज को मुझे लगता है एम्ब्रेस करने की बड़ी जरूरत है. और ऑब्वियसली इसके अंदर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो माइंडसेट चेंज करने की है. शबाना साहिबा, क्या आगे स्टेप्स हैं जो कि आपको लगता है लेने चाहिए और अभी जिन पर काम हो रहा है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे पे एक प्राइम मिनिस्टर पैकेज जो है ना वो लॉन्च किया था और उसमें हमारे पास बहुत सारे डायरेक्टिव्स थे और उसके ऊपर हम लोग काम भी कर रहे हैं. और वो डायरेक्टिव है ही वुमेन फोकस्ड. उसमें वुमेन के लिए मोबिलिटी का भी प्रोसेस था, उसमें लैपटॉप्स का उन्होंने कहा, डिजिटलाइजेशन पे उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि डे केयर सेंटर्स जो है ना इनके लिए बनाए, वर्किंग वुमेन के लिए एंडोवमेंट फंड है. और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि शायद हम बहुत सारी पॉलिसीज और लॉज बना रहे थे लेकिन हमारे पास कहीं ना कहीं पर डाटा का फुकदान था. डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं था. हम नहीं देख रहे थे कि पैरिटी में खवातीन इस वक्त कहाँ एग्जिस्ट करती. इंटरनेशनली जो हमारे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी इंटरनेशनली हमारे पर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा आ रहा था. तो उसके लिए उन्होंने हमें ये भी कहा कि आप प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे जेंडर पैरिटी रिपोर्ट्स बनाएं. और इस दफा जो है ना हम जेंडर पैरिटी रिपोर्ट बना रहे हैं, सारी प्रोविंसेस अपनी अपनी रिपोर्ट्स बना रहे हैं और हमारा ये इरादा है कि हम नेक्स्ट ईयर जो है ना वो नेशनल
पैरिटी रिपोर्ट जो है ना वो बनाए, ताकि हमें एक्चुअली ये पता चल सके कि इतने इकदाम करने के बाद हमारी खवातीन इस वक्त कहाँ पर प्लेस है, और उसके बाद हमने मजीद पॉलिसी मेकिंग के लिए हमारे पास एक डाटा जो है ना वो अवेलेबल होगा, ताकि जब हम नेक्स्ट पॉलिसी मेकिंग की तरफ जाएं तो हमें आइडिया हो कि किस सेक्टर में जो है ना हमें इन्वेस्टमेंट करनी है और किस सेक्टर में हमें ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर बेहतरी आ रही है और यहाँ पर बेहतरी नहीं आ रही है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वेलकम बैक। बात करते हैं मोटरवे पर सफर करने वालों की। मोरलेस हम सभी समहाउ सफर कर रहे होते हैं, लेकिन एज अ ड्राइवर अगर मैं ये बात करूं कि स्पेशली जब आपका सफर मुकम्मल होने वाला होता है और आपने एग्जिट करना होता है मोटरवे को, और अगर वहां पर आपको रश मिले, लंबी लाइन मिले, तो फिर आपका थोड़ा सा मूड खराब हो जाता है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा हुआ कुछ टाइम से होता है खराब ऐसे ही। हाँ, लंबी लाइन मिल जाए मूड खराब होता है। स्पेशली सभी जैसे मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से इसको देखूं ना, क्योंकि मैं हर वीकेंड बिकॉज ट्रैवल करता हूं और मुझे फ्राइडे को जाना होता है, संडे रात को वापस आता हूं, तो वो जाने का टाइम भी ऐसा और आने का टाइम भी ऐसा है कि फ्रस्ट्रेशन ऑब्वियसली रश होता है, मतलब उसमें रश होता है, क्योंकि जरा बहुत से लोग इस्लामाबाद से जा रहे होते हैं फ्राइडे को, दिन बहुत से लोग संडे को वापस आ रहे होते हैं। सो उस वक्त अगर आपको एग्जिट पे रश मिले तो आप कहते हैं यार आधा घंटा और लग जाएगा इसमें। बट ये बड़ा अच्छा है कि जब से एम टैग आया है तो आपको पता होता है, अच्छा वो 3, 4, 5 लेन जितनी भी लेन्स आपकी एम टैग की होती है, आपको पता है कि अच्छा आप जाएंगे और आप बिल्कुल हैसल फ्री वहां से गुजर जाएंगे। लेकिन उसमें एक और मसला हो जाता है। उसमें मसला ये होता है कि अगर उसमें कोई साहब एक ऐसे उसमें गाड़ी अपनी ले आए जिनका एम टैग नहीं लगा हुआ या उस एम टैग में पैसे नहीं है, तो फिर वो सारी गाड़ियां पीछे होती हैं, फिर वो आपकी गाड़ी पूरी निकालेंगे। बेसिक अवेयरनेस भी तो नहीं है ना? नहीं, बड़ी शरारती कौम भी है। मैं मस्ती कहना चाहता था, लेकिन अवेयरनेस वाला मामला नहीं। लोग गाइड कर रहे होते हैं, लिखा होता है उसके ऊपर एम टैग इधर और कैश लाइन इधर। कौन सी अवेयरनेस चाहिए इसमें? आज पहली दफा जा रहा है, मार्जिन देना। Oh my God, पहली दफा नहीं जा रहा होता वो। I'm just trying to be positive. No, don't try to be positive. I mean, please be strict. I mean, please be strict now. It's been so long जब से हम ये फेस कर रहे हैं। ये एम टैग की कितनी इंपॉर्टेंस है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि अच्छा एम टैग की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, उसमें अगर पैसे खत्म हो जाए तो आपने वैसे तो बिल्कुल मोटरवे पे जहां पे आप सफर का आगाज करते हैं बूथ बने होते हैं, बट स्टिल इफ यू डोंट नो कि उसके अलावा कौन सी ऑप्शंस होते हैं कि आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं। प्लस एक जो सबसे बड़ा फायदा जो कि आजकल है वो ये, अगर एम टैग आपका नहीं है, आप कैश लाइन में जाएंगे तो कैश आपको ज्यादा देना पड़ेगा। सो बचत अगर करनी है वक्त की भी पैसे की भी, तो एम टैग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज इस मौजू पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर चुके हैं जीएम एम टैग ऑपरेशंस वन नेटवर्क फैसल खान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जब से स्टार्ट हुआ एम टैग, एक तो एक रिस्पांस अब तक कैसा है, कितने फीसद जो कम्यूटर्स हैं वो एम टैग पे आ चुके हैं, प्लस कैसे एम टैग को हम हासिल कर सकते हैं? I mean, एक ही तरीका है कि वहाँ मोटर पे चढ़ने से पहले जो बूथ है, या देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल? नहीं, एक्चुअली एम टैग इंस्टॉलेशन के लिए आपको फर्स्ट टाइम जो है वो विजिट करना होता है एम टैग सेंटर पे। और हमने एम टैग सेंटर की फैसिलिटीज जो है वो ऑल ओवर पाकिस्तान दी हुई है। मतलब मेन मोटरवेज पे भी हैं, अंदर भी हैं, फिर हमने प्लस अपनी MRU भी दी हुई है, मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट्स हैं जो कि वो मूव करती रहती हैं मोटरवे पे, कहीं कहीं पे वो वहाँ पे पार्क होती हैं। फिर वो हमारे वन नेटवर्क का जो पेज है उस पे भी हम उसको पोस्ट कर देते हैं ताकि हमारे जो कम्यूटर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो। उसका जो प्रोसेस है वो बड़ा इजी है। आपके गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स तो गाड़ी में वैसे ही पड़े होते हैं, प्लस आपके आईडी कार्ड होते ना, कॉपी तो पड़ी होती है, कॉपी पड़ी होती है। हाँ जी, तो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, क्योंकि टैग जिस पे लग रहा है उसी गाड़ी पे पेस्ट हो और गाड़ी का होना जरूरी होता है। और आई थिंक इट विल टेक नॉट मोर देन 5 मिनट्स टू रजिस्टर द एम टैग। तो ये बड़ा इजी एक प्रोसेस है, उसमें आपका एम टैग रजिस्टर हो जाता है। उसके बाद आपने सिर्फ उसको रिचार्ज करना होता है। आप ऑनलाइन रिचार्ज कर सकते हैं, आप उस एम टैग सेंटर पे रिचार्ज कर सकते हैं। मतलब ऑनलाइन भी हमारे पास डिफरेंट मोड्स हैं उसके, जैसे जैस कैश है, इजी पैसा है, वन नेटवर्क एप्लीकेशन है खुद, मतलब कि वन नेटवर्क एप्लीकेशन में आप थ्रू किसी भी बैंक के आप अपना एम टैग रिचार्ज कर सकते हैं। फिर जिंदगी ऐप है, नया पे है। तो हमने काफी ऑप्शंस दी हुई हैं कि अगर किसी ने एम टैग सेंटर पे विजिट नहीं करना या कहीं पे मतलब उसे वहां पे खड़े होने की जरूरत ना पड़े, तो वो अपना ऑनलाइन अपना एम टैग जो है वो रजिस्टर कर सकता है। आई थिंक ये जो एक बहाना रिचार्ज कर सकता है, रिचार्ज कर तो ये जो एक बहाना होता है कि हम कौन लाइन में लगे, कौन जाए, हमारा जाना नहीं हो रहा, तो आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप बहुत आसानियां क्रिएट की जा रही हैं सो दैट आप इस प्रोसेस में जरूर आए। ये बड़ी जरूरी चीज है। क्या नई चीजें जो कि आपने भी इंट्रोड्यूस करवाई हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसकी तरफ आए? एग्जैक्टली, एक्चुअली हमने 25 दिसंबर से 31 जैन तक एम टैग की
جو رجسٹریشن تھی وہ فری کر دی تھی تاکہ کمپیوٹر کو مطلب کہ وہ کہیں پہ بھی وزٹ کر کے اپنا ایم ٹیک فری آف کاسٹ رجسٹر کروائے. اس میں کوئی اس کے چارجز نہیں تھے. تو ادروائز چارجز کیا ہوتے؟ 200 روپیز چارجز ہوتے ہیں. تو یہ تھا کہ اس وقت فری تھا. 1 فیب سے ہم نے 200 چارجز سٹارٹ کیے ہیں. تو ایم ٹیک بیسیکلی آپ کی جو موٹر وے پہ ایکسپریس لینز ہیں اس کے لیے یہ کہ اگر آپ کے پاس ایم ٹیک رجسٹر ہو تو آپ ایکسپریس لین سے ڈائریکٹ جا سکتے ہیں. آپ کو رش میں نہیں کھڑا ہونا پڑتا, آپ کو کوئی ہیومن انٹریکشن نہیں ہے, آپ کو پیمنٹ نہیں دینے پڑتی, کیش کی کوئی اس میں نہیں جھنجھٹ میں نہیں پڑنا پڑتا کہ 5000 دے اتنا آپ کو چینج دے دیں, نہیں ہے واٹ ایور جو بھی. تو آپ کا ایم ٹیک میں یہ ہوتا ہے کہ بیلنس پڑا ہے, گڈ بیلنس پہ آپ جاتے ہیں, اس میں آپ کو کوئی ایز سچ کوئی ڈیفیکلٹیز نہیں آتی, تو آپ ایکسپریس لین سے ایزیلی جا سکتے ہیں. تو ابھی ہمارا آگے فیوچر میں بھی یہ ہے کہ ہم ایکسپریس لینس کو مزید بڑھا رہے ہیں, کیونکہ اب کافی کسٹمرز آ رہے ہیں, کمپیوٹر ایم ٹیک رجسٹر کروا رہے ہیں. انفیکٹ ان کو بھی پتا چل گیا کہ ایم ٹیک پہ وہی پیمنٹ چارج ہونی ہے جو کہ نارملی ہے. اب کیش پہ 25% جو ہے وہ ہم نے زیادہ جو این ایچ اے کی انسٹرکشن تھی کہ اسے 25% پہ ایکسٹرا کر. ہاں جی, اب کیش پہ 25% جو ہے وہ ایکسٹرا چارج ہوتا ہے اور ایم ٹیک پہ آپ کا نارملی چارج ہوتا ہے. تو آپ اگر اس کے بعد جب سے این ایچ اے نے کہا کہ اچھا 25% اب زیادہ چارج کریں کیش پہ, کیا زیادہ ایم ٹیک رجسٹریشن ہوئی ہے؟ ایگزیکٹلی, مطلب کہ جو کاؤنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب لوگوں میں اویئرنیس جا رہی ہے. ایکچولی کچھ ایسی پبلک ہے جن کو نہیں پتا ایم ٹیک کا کہ شاید یہ رجسٹریشن میں کوئی 1 گھنٹہ لگے گا, 2 گھنٹے لگیں گے, کہاں جانا پڑے گا ہمیں. تو میں مطلب ان کو یہی بتانا چاہوں گا کہ بڑا ایزی پروسیس ہے اس کا. 5 منٹس کا پروسیس ہے جو کہ 1 ٹائم آپ کو صرف وزٹ کرنا ہوتا ہے ایم ٹیک سینٹر پہ. پھر بھی آپ کو کوئی ایشو آتا ہے تو ون نیٹورک کی ہیلپ لائن ہے 1313. آپ 1313 24/7 وہ آپریشنل ہے. آپ اس پہ بھی کال کر کے کوئی آپ کو کوشچن ہوتا ہے, کوئی بھی آپ کو انفارمیشن درکار ہوتی ہے, آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. کیا وجہ ہے ان یور اوپینین کہ لوگ پھر بھی ریلیکٹنٹ ہے جسٹ بیکاز کہ واقعی ابھی تک یہ پریویل کرتی ہے سوچ کے مشکل ہوگا, شاید جائیں گے تو بہت وقت لگ جائے گا, جا کہ یہ بھی ہے کہ ایک بار تو جانا ہے موٹر وے پہ, شاید پتہ نہیں ہم نے نیکسٹ ٹائم کب وزٹ کرنا ہوگا. کچھ لوگ جو کم ٹریول کرتے ہیں, مے بی ایک ایسپیکٹ اس میں یہ بھی ہے کہ شاید ہمارے لیے نئی چیزوں کو اڈیپٹ کر, اب تو اتنی پرانی چیز ہوگی بٹ پھر بھی ہم جو ایک ٹریڈیشنل طریقوں سے چلتے آ رہے ہیں ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اس سے نکلنا. یہ مائنڈ سیٹ بھی ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. مطلب سم ٹائم ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ کمیوٹرز کے جن کا 1 ٹائم ٹریول ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نے ایم ٹیک کیوں رجسٹر کروانا ہے. تو ایسے بھی, لیکن اس میں بھی میں یہ بتانا چاہوں گا مطلب کہ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس گاڑی کا آپ کے نام پہ ہونا ضروری ہو. مطلب یہ لوگوں کو نہیں پتا, وہ سمجھتے ہیں کہ گاڑی ہمارے نام پہ نہیں ہے تو ہم ایم ٹیک رجسٹر نہیں کروا سکتے. اچھا, بڑا امپورٹنٹ ہے واقعی لوگ یہ رائے رکھتے ہیں. ایگزیکٹلی, لیکن اس میں ایز سچ نہیں ہے. اس میں یہ کہ گاڑی کا ہونا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہوتا ہے. آپ کا آئی ڈی کارڈ, گاڑی کے ڈاکومنٹس اور گاڑی. اب چاہے وہ گاڑی آپ کے نام نہیں بھی ہے تو بھی اور ڈاکومنٹ سے مراد ہے آپ بے شک انہیں فون پہ ڈاکومنٹس دکھا دیں. اس کو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کاپی پڑی ہے تو وہ جو ہمارا وہاں پہ ریپرزینٹیٹیو ہے وہ ایک دفعہ اسے ویریفائی کر لیتے ہیں کہ گاڑی وہی ہے, ساری چیزیں اس کی ویریفائی کر کے وہ اس کے اسی وقت ٹیگ لگا دیتے ہیں. اسی وقت ٹیگ لگا دیتے ہیں. جسٹ 5 منٹس پروسیس. 5 منٹس کا پروسیس ہے. اس نے ڈاکومنٹس, اس نے جو وہیکل کی انفارمیشن ہے اور جو کسٹمر کی انفارمیشن ہے وہ اس نے انسرٹ کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد آپ کا ٹیگ رجسٹر ہوتا ہے. اچھا, اس میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ اور چیزیں جو ایم ٹیک کی طرف یا فار دیٹ میٹر ون نیٹ ورک کی طرف سے آ رہی ہیں. فلیٹ اکاؤنٹ, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ فلیٹ اکاؤنٹ بیسیکلی ایک ٹرانسپورٹرز کے لیے ہے. مطلب کہ جن کی وہیکل زیادہ ہیں تو وہ اپنی گاڑی کی ویزیبلٹی دیکھ سکتے ہیں. لائک اگر آپ کوئی بھی کمپنی ہو ABC, اس نے اپنا فلیٹ اکاؤنٹ بنایا اور اس کی کافی زیادہ وہیکلز ہیں, مور دین 40 ہو گیا, 50 ہو گیا, تو وہ اپنی کسی وہیکل کو سرچ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میری اس وہیکل کی کتنی کنزمپشن ہے. سیکنڈلی وہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس گاڑی کی موومنٹ کہاں سے کہاں رہی ہے. مطلب وہ پریویس ہسٹری بھی دیکھ سکتا ہے, جب سے ٹیگ لگا ہے اس کے بعد اس کی ساری ہسٹری مینٹین ہو رہی ہوتی ہے اس میں. انفیکٹ یہ ہم ون نیٹورک اپلیکیشن میں بھی دے رہے ہیں اپنے انڈیویجول کسٹمرز کو بھی, مطلب وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اپنی ہسٹری. ون نیٹورک اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے
उसमें आपकी गाड़ी के सारा ट्रैक रिकॉर्ड ऑल आता है। राइट, यानी अगर मेरी गाड़ी है तो मुझे पता होगा कि कोई और लेकर गया तो कहाँ कहाँ गया है, कहाँ गया, बिल्कुल एग्जैक्टली वो बड़े security हेल्पफुल है, perspective से सिक्योरिटी बड़ा पर्सपेक्टिव से helpful बहुत है। जबरदस्त। एग्जैक्टली मतलब कि आप अपनी एप्लीकेशन में उसी वक्त देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी ने कहाँ कहाँ मूव की है, उसने किस जगह पे मोटरवे पे कौन कौन सी मोटरवे उसने यूज की है, कितना टॉल डिडक्ट हुआ है, Okay. फिर प्लस उसमें टॉल कैलकुलेटर भी है कि अगर आपके पास बैलेंस है, आप देखना चाहें कि मैं अगर लेट सपोज इस्लामाबाद से रावी जाना चाहता हूँ तो मैं टॉल कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लूँ कि मेरा कितना टॉल बनेगा, ओके तो वो आपको एग्जैक्ट बता देगा, आप उतना रिचार्ज भी ये कर तो सकते हैं। बहुत मतलब आसानी की चीज है, और मैं तो यही सोच रही हूँ कि हम लोग क्यों इतना वक्त लगा देते हैं कि हम नई नई चीजों को अडेप्ट करें, हम आसानी की तरफ जाएं, अपने लिए भी आसानी क्रिएट करें और ऑब्वियसली मैनेजमेंट के लिए भी आसानी क्रिएट करें, सो दैट सब मिलकर चल रहे हो, ना कि ये कि आपने सिर्फ एक सुस्ती दिखानी है कि नहीं नहीं अब कौन नई चीज को फॉलो करे। इस वजह से आप बहुत सारा इसका जो इम्पैक्ट है वो गलत उस पर आ रहा होता है और ऑब्वियसली एक बर्डन पड़ रहा होता है सिस्टम के ऊपर भी। फैज साहब आखिर में ये जरूर बताएगा कि क्या अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से कि लोगों को मजीद थोड़ा सा बता सकें कि कितना जरूरी है, और जैसा आपने खुद भी शुरू में बताया था कि लोगों को उस तरह से भी अवेयरनेस नहीं है, क्या क्या इकदाम उस हवाले से किए जा रहे हैं और कोई मैसेज जो हमारी ऑडियंस को आप देना चाहते हैं? मैं बस ये कहना चाहूंगा कि एक्चुअली ये रिक्वेस्ट भी एक कम्यूटर्स की तरफ से आई थी कि हम गुड बैलेंस पे जब जाते हैं तो वो लो बैलेंस वाला उसमें आ जाता है एक्सप्रेस लेन में, फिर उसकी वजह से गाड़ी को मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो जो गुड बैलेंस वाला है वो उसकी वजह से ना बहुत मतलब कि उसको डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली तो मैं यही कहूंगा कि आपका गुड बैलेंस हो, आप एक्सप्रेस लेन यूज करें, आपका टोल भी कम कटेगा क्योंकि कैश पे 25% आपका बफ डिडक्ट होगा, और प्रोसेस भी जो है वो इतना कोई लेंथी नहीं है, 5 मिनट्स का प्रोसेस है, आपका एमटैग रजिस्टर हो जाएगा, वन टाइम आपने विजिट करना है, उसके बाद आप बेशक ऑनलाइन रिचार्ज करवाएं, वो तो आसान हो जाता है। हाँ जी, वो अच्छा, आपके एक चीज और भी इसमें, ओनरशिप चेंज ये कितना आसान होता है? फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी एकदम बेच दिया, मैंने कोई गाड़ी खरीद लिया, उस पर ऑलरेडी एमटैग लगा हुआ, तो चेंज कैसे होती है ओनरशिप? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं। ओके। एक ये कि मैंने गाड़ी सेल कर दी, ओके, मेरी गाड़ी थी, मैंने सेल कर दी, वो अगर मैं सेल करता हूँ तो मतलब मैं सम टाइम कम्यूटर क्या करता है वो टैग को ना रिमूव कर देता है ओके, कि शायद इससे मेरी ओनरशिप खत्म हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। वो ये होता है कि वो ऑनरशिप उसी पे रहती है, उस व्हीकल नंबर पे ऑनरशिप आपकी रिमेन रहती है। तो उसके इजी जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपनी वन नेटवर्क एप्लीकेशन से ही उसे स्वाइप करें और डी लिंक कर दें, ओके, तो आपकी ऑनरशिप से कैंसिल हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन, अगर आप वन नेटवर्क एप्लीकेशन नहीं यूज करें तो आप 1313 पे कॉल करें, वो ऑन द स्पॉट ही आपकी जो एमटैग की कैंसिलेशन है ऑनरशिप की ऑन द स्पॉट ही हो जाती है। अच्छा, और अगर ना करें तो क्या होगा? तो वो उनके नाम पे चलेगी। अच्छा, मतलब अगर मैंने गाड़ी सेल कर दी, होगा, आपको करना पड़ेगा। हाँ जी, मतलब कि वो आप अगर एप्लीकेशन से करें तो एप्लीकेशन से उसे स्वाइप करें और डी लिंक कर दें, वो आपकी ऑनरशिप से कैंसिल हो जाएगी। सेकंड ये कि अगर आप 1313 पे कॉल करके कैंसिल करवाते हैं तब भी कैंसिल हो जाएगी। ओके, और ऑनरशिप फिर अपडेट कैसे करनी होती है, जो सेकंड चीज है, वो 1313 पे कॉल करते हैं। 1313 पे कॉल करके उन्होंने बताना होता है कि मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी पे टैग लगा है, और उसकी जो बेसिक वेरिफिकेशन होती है ऑन द कॉल ही, वो कॉल पे ही आपकी एमटैग की जो ऑनरशिप है वो चेंज कर देते हैं। उसके लिए मतलब उसके लिए आपको विजिट नहीं करना पड़ता, विजिट नहीं करना, एमटैग नया भी नहीं लगाना, वो बैक एंड पे चेंज हो जाएगा, वो बैक एंड पे ही आपकी ऑनरशिप चेंज हो जाएगी। और दूसरा ये कि सम टाइम कम्यूटर कहता है कि मैंने अगर एमटैग में बैलेंस रखा है वो रिमूव हो गया, मैंने रिमूव कर दिया, तो शायद वो बैलेंस चला गया। ठीक है, नहीं, बैलेंस उसी में रहता ओके, है। आप टैग रिप्लेस करवा लेते हैं, आपके टैग में ही बैलेंस उसी में रहता है, क्या आपका बैलेंस कहीं नहीं जाता। ओके, क्या अब ये भी हो रहा है आइंदा आने वाले दिनों में कि मोटरवे से मुतालिक जो सुनने में आ रहा है कि एक तो टोल टैक्स तो चलो कटता है उस एमटैग के थ्रू, लेकिन अगर आपका चालान भी हो या जो कैमराज इंस्टॉल हो रहे हैं मोटरवे पे और किसी वक्त अगर आपने ओवर स्पीडिंग किया है कोई और मामला है, एमटैग के थ्रू डिडक्शन हो सकती है? क्या ऐसा प्रोजेक्ट चल रहा है? ये अब बेसिकली एनएचए और एनएचएमपी उनका प्रोजेक्ट है, तो वो एक डिस्कशन चल रही है उस पर डेफिनेटली। तो लेट्स सी कि उस पे किस तरह बिल्कुल बिल्कुल जी। exactly. फैसला बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। एमटैग की इंपॉर्टेंस पर हम बात कर रहे थे, कितनी बड़ी सहूलत कम्यूटर्स के लिए उस पर जिक्र हो रहा था। और प्लीज एमटैग लगवाएं, एक बार सफर करना है या महीने में 4 बार सफर करना है, जब भी करेंगे वो सफर सहूलत से होगा अगर एमटैग लगा होगा, प्लस पैसे बचेंगे। स्पेशली जो लंबा सफर करते हैं उनको ज्यादा इसका एहसास है कि अच्छे खासे पैसे बच जाते हैं। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ने, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी इज नॉट एक्सेप्टेड। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं, कि आपकी शिनाख्त क्या है? उस जगह की कहानी को जिंदा रखना असल में कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज होता है। टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो टेलीनॉर मंथली एक्सट्रीम प्लस ऑफर सिर्फ 1500 रुपए में। जब टेलीनॉर हो तो रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहीं खुश आमदीद। और अब जरा बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान की, जिसकी खूबसूरती, इसका अंदाजा अब किसको नहीं है। इवन इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए, CNN उसकी रिपोर्ट, उसकी भी बात करें तो फाइनेंशियल टाइम्स उसकी बात करें, फाइनेंशियल टाइम्स ने टॉप 25 डेस्टिनेशंस एंड CNN ने भी टॉप 50 जो डेस्टिनेशंस है उसमें गिलगित बल्तिस्तान को उस लिस्ट में ऐड किया है। सो ये देखिए पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर पजीराई मिल रही है, एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। इससे हमारे टूरिज्म को कितना फरोग मिलेगा। आज जरा इस हवाले से बात करेंगे कि क्या क्या इकदाम लिए जा रहे हैं, कौन कौन सी टूरिस्ट स्पेसेस जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान में, कि लोग आए और हम किस तरह से इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं, मजीद अट्रैक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट गिलगित बल्तिस्तान, चलिए आज सिर्फ स्कर्दू की बात करते हैं सबीन, क्योंकि स्कर्दू इज वेरी ब्यूटीफुल। अक्सर मुझसे कोई पूछे कि अच्छा व्हाट इज दैट वन स्पॉट जो कि आप प्लान करें 2025, तो आई दैट वुड बी स्कर्दू एक्चुअली। सो आज जिन मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया, खुद भी उनका ताल्लुक स्कर्दू से है, टूरिज्म इंडस्ट्री से वाबस्ता है, उसके साथ साथ वहाँ की होटल इंडस्ट्री से भी वाबस्ता है। किस तरीके से टूरिज्म को प्रमोट करें, और पीटीवी के साथ कई प्रोजेक्ट वो कर चुके हैं टूरिज्म के प्रमोशन के पर्सपेक्टिव से। नजीर नजारा साहब फ्रॉम स्कर्दू इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। नजीर साहब, क्या विंटर टूरिज्म हो रहा है स्कर्दू में इस वक्त? स्कर्दू में जी बिल्कुल हो रहा है सर विंटर टूरिज्म। अब थोड़ा सा टूरिज्म के हवाले से सर की जो ट्रेंड्स है वो थोड़े चेंज हो रहे हैं। एक जमाना था कि वहाँ पे विंटर टूरिज्म बहुत कम होता था। उसमें यह है कि बहुत सारे फैक्टर थे। उसमें इस तरह था कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, ये सोशल मीडिया का जो आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए वो इतना नहीं था। यानी कि अगर हम इसको 10 साल 15 साल पीछे लेके आए, अभी बहुत सारे स्ट्रीमलाइन हो गए हैं। लोगों को पता चला है कि बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान स्कर्दू है क्या चीज़, वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, जगह कैसे है। और लोगों को अभी ये भी पता है कि वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ है जो एक टूरिस्ट को चाहिए वो आपको विंटर टूरिज्म में भी अवेलेबल है। लाइक रिजोर्ट वगैरह ओपन है, होटल वगैरह ओपन है, ठीक है ना सर। इसके अलावा वहाँ पे और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो एक टूरिस्ट को चाहिए वो सारे तमाम फैसिलिटीज मौजूद है। एयरपोर्ट बनने के बाद कितना फर्क पड़ा है स्कर्दू की टूरिज्म इंडस्ट्री को? एयरपोर्ट तो पहले से ही बना हुआ है वहाँ पे, लेकिन जो फ्लाइटें हैं इस साल मतलब ये 3-4 साल 5 सालों में इस तरह हुआ है कि मुख्तलिफ जगहों से, पहले इस्लामाबाद से फ्लाइट होती थी, सिर्फ एक फ्लाइट होती स्कर्दू के लिए। अभी ये है कि सीजन में मतलब लाहौर से, कराची से, इवन जो है ना फैसलाबाद से, मुख्तलिफ जगहों से फ्लाइटें जा रही है। तो इस वजह से जो फ्लो है वो ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा, जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है वो आपको लग रहा है कि विंटर टूरिज्म पे पहले से ज्यादा उसका इम्पैक्ट हो? इंफ्रास्ट्रक्चर तो चले बेहतर है, बिकॉज हमें किसी ना किसी तरह से केटर तो करना है ना, ताकि हमारा टूरिज्म, हमारा बिजनेस किसी तरह से इफेक्ट ना हो। सो क्या आपको लगता है क्लाइमेट चेंज के असरात जो हर साल हमें नजर आ रहे हैं, क्या वो विंटर टूरिज्म पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है? हाँ जी बिल्कुल। क्लाइमेट चेंज का तो पूरे दुनिया का मसला है। क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं और रैपिडली चेंज हो रहे हैं। तो एक जमाना था फिर वही मतलब 15-20 साल पहले जो है ना बर्फ ज्यादा पड़ती थी, मतलब वहाँ पे इतना फ्लो नहीं था टूरिस्ट का। तो अभी ये है कि बर्फ भी कम पड़ती है। ये एक ग्लोबल जो है ना इसकी जो है ना इम्पैक्ट है, ये एक ग्लोबल इशू है। तो वहाँ पे भी इस तरह की इम्पैक्ट है। लेकिन हमें एज ए पाकिस्तानी, एज इनहेबिटेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तमाम लोगों को हमें चाहिए कि ये जो एक कंसेप्ट है इको टूरिज्म का, कि आप बेशक टूरिज्म करें, जाएं, देखें, जगहों को देखें, और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को हम प्रमोट करें, ताकि हमारे जो रिसोर्सेज है, क्योंकि ये जो रिसोर्सेज आपके पास है जो अल्लाह ने दिया है, तो ये अगर आप इसको अच्छे से प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, इसको जो है ना आप अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे, तो ये फिर धीरे धीरे जो है ना वो खत्म हो चले जाएंगे। तो हमने तो वाकई इसको इस अंदाज से यूज करना है। बड़ा अच्छे टर्म्स अपनी यूज की, इको टूरिज्म भी, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म भी, कि हम सबको इस पर बात भी करनी चाहिए और एक्चुअली इस पर काम भी करना चाहिए। अब स्कर्दू में क्या अभी भी आपको लगता है कि बहुत कम स्पॉट्स हैं जिनके बारे में लोगों को पता है? लाइक अगर स्कर्दू के बारे में हम सोचें, शायद कचूरा, एक अपर कचूरा, इसके बारे में हम फौरन से माइंड में आ जाता है। और ये एक राय भी होती है कि अभी तक एक बड़ी जो परसेंटेज है उस इलाके की, वो लोगों को नहीं पता कि ये स्पॉट्स भी हैं जो कि ओपन हैं या ओपन हो रहे हैं, ये वैलीज जहां पर लोग पहुंच पाएंगे। क्या वाकई ऐसा है स्कर्दू के मुतालिक? अभी इस तरह सर कि ये जो मेन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लाइक अपर कचूरा है, शंगरेला है, सोक वैली है, शिगर है, खरमांग में मतलब लार्जेस्ट वाटरफॉल है, द्यूसाई प्लेन है जो कि ज्वेल ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे इस तरह के वो बहुत सारी जगह है।
जो मेन जो जगह है वो यही है जो नॉर्मली लोगों के पास टाइम का भी इशू होता है कि वो प्लान करते हैं 4 दिन 5 दिन, उसमें आप पूरा स्कर्दू जीबी आप नहीं देख सकते। सही बात है। तो इसमें है, मैं कहता हूँ अभी जो डेस्टिनेशन जो लोग जहाँ पे जा रहे देख के आ रहे, वो मैं समझता हूँ कि 30 से 40% है। अच्छा, बाकी 60% अभी भी हिडन है। जस्ट इमेजिन। हाँ, अभी भी हिडन है। वहां पे जाने के लिए ये है कि आपको थोड़ा सा ट्रेकिंग करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मतलब दुश्वारी होगी। रास्ता ऐसा है ना कि उसमें पे पहुंचना थोड़ा सा वक्त लग जाता है। मेरे ख्याल है लोग जो कहते हैं ना कि आप रोडें बना दें जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें, मुझे लगता है वो जो एक नेचुरल ब्यूटी है उसका इम्पैक्ट भी तो वो कितनी बुरी तरह से इफेक्ट होती है। सो मेरा ये लोग जो माइंडसेट होता है लोगों का कि अच्छा ये भी बना दे वो भी बना दे, देन फिर वही जगह होती है जहाँ पे पोल्यूशन भी बढ़ती है, जो आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं वो भी मिसयूज होना शुरू हो जाते हैं। सो मेरा ख्याल है ये लोगों को भी थोड़ा एडवेंचरस होने की जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि देखें आप कुछ जगहों पे तो गाड़ियां जाती है, आप इजीली जा सकते हैं। तो हमें एज ए नेशन, एज ए जो है ना कौम, ये देखना होगा यार, देखें आप ट्रांसपोर्टेशन भी ठीक है अपने जगह पे कि बंदा एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हमारे जो यंगस्टर है उनको चाहे आप हाइकिंग में, ट्रेकिंग में थोड़ा सा अपने आप को जो है ना वो शौक पैदा करें, उन जगहों को देखें जो कि हिडन है। आप जो है ना एक ही जगह के ऊपर, मतलब ये दुनिया के अंदर मतलब रेयर चीजें हैं कि एक जगह के अंदर आपको कल्चर भी मिल रहा है, एक जगह के अंदर आपको जो है ना इको टूरिज्म भी मिल रहा है, एक जगह के अंदर फिर वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ की जो बहुत सारी चीजें हैं वो आपको एक जगह पे मिलना मतलब बहुत रेयर है। पहाड़ी सिलसिले जो आपको मिल रहे हैं, ये भी चीज है। सबसे बड़ी बात जो हम हमेशा जीबी की बात करते हैं, स्पेशली हमारे सारे नॉर्दर्न एरियाज की बात कर रहे होते हैं, वह जी मेहमान नवाजी, जो आपको हम कहते हैं ना कि मेहमान नवाजी पहाड़ के लोगों से शुरू और वहीं पे खत्म होती है। तो ये पाकिस्तानी कौम जो है ये इसकी एक बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको अट्रैक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? क्या सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है अब टूरिस्ट कंपनीज जो है? जी अच्छा, इसमें यह है कि जो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है ना, बेसिकली सर वो आते हैं एडवेंचर टूरिज्म के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं आपके लिए एक अच्छा सा वो शेयर करना चाहूंगा। एडवेंचर टूरिज्म का जो पोटेंशियल है जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा है। इन द सेंस कि पूरी दुनिया में जो पीक्स है जो 8000 से अबव है, वो टोटल है 14। 14 जो है ना पहाड़ ऐसे हैं जिनका हाइट 8000 से ऊपर है, ठीक है ना सर। उसमें से 5 गिलगित बल्तिस्तान के ऐसे ही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पूरा जो दुनिया है उसमें 14 में से 5 हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। तो जितने भी हमारी तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती है जो फॉरेनर टूरिस्ट है उनके साथ, तो वो कहते हैं ये हमारे लिए तो जन्नत है जो गिलगित बल्तिस्तान है, स्कर्दू ओवरऑल जो गिलगित बल्तिस्तान है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट टालेस्ट माउंटेन वहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल। इसके अलावा लार्जेस्ट ग्लेशियर वहाँ पे मौजूद है। दूसरा सर वहाँ पे ना इसको टूरिज्म जबान में ये कहते हैं कि मॉडरेट ट्रैक, यानी कि अगर कोई ट्रैकिंग करना चाहे 5 दिन का, 6 दिन का, मतलब 10 दिन का, 15 दिन का, तो वो भी वहाँ पे मौजूद है, जो कि मतलब आम बंदा भी जो है ना आराम से जाके 10-15 दिन लगा के सारे चीजों को एक्सप्लोर करके माउंटेन्स में ट्रेकिंग करके वो आ सकते हैं। तो जो पोटेंशियल मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है, वो कहीं पर भी नहीं, दुनिया में कहीं नहीं, ये मेरा दावा है। और ये बिल्कुल दुरुस्त दावा है। जो गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती है, जो वहां पर लैंडस्केप है, जो वहां के पहाड़ी सिलसिले हैं, वो पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इतनी कम इलाके में तो खैर बिल्कुल ही आपको नहीं मिलते। जिस तरह सर ने बताया कि 14 चोटियां जो कि 8000 मीटर बुलंद, उसमें से 5 सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में है। अच्छा, एक ट्रेंड चलता है ना कि एक ऐसा स्पॉट जो कि हमें नजर आता है, उसके बाद हमें नजर लगता है कि पूरा पाकिस्तान उसकी तरफ फोकस्ड है या इंटरनेशनल टूरिस्ट भी। तो इस वक्त स्कर्दू का ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि आपको लगता है कि ज्यादा हाईलाइट हुआ है इस साल, सब लोग उस तरफ को जा रहे हैं? स्कर्दू में सर बहुत सारी जगह है। मैं मतलब एक जगह को उस तरह जो है ना डिक्लेयर करना कि इस वजह से ये मुझे थोड़ा सा मेरे एज ए स्टूडेंट ऑफ टूरिज्म इन हॉस्पिटैलिटी, तो मुझे वो मतलब मैनेज करना मुझसे ना वो नहीं होगा। लेकिन ये है कि टूरिस्ट देखे ना, ये एसोसिएटेड काम है। एक चीज के लिए कभी टूरिस्ट नहीं आएगा। टूरिस्ट जो है ना आएंगे, वो अपनी चीजों को प्लान करेंगे 6-7 दिनों के लिए, या अगर ट्रेकिंग वाले जाते हैं और फिर हम ये देख रहे होते हैं कि जो डिफरेंट स्पॉट्स होते हैं उन्होंने प्लान किया होता है, पहले इतने दिन इधर होगा, स्टे इधर होगा, फिर वो जगह यहाँ से दूर है, देन आपका पूरा ट्रैवल अकॉर्डिंगली। जब टूरिस्ट जाते हैं, टूरिज्म के
माइंडसेट के साथ, तो ऑब्वियसली वो उस तरीके से उसको प्लान कर रहे हो। तो पूरा जी भी आप घूमे, हम तो कहेंगे पूरा पाकिस्तान घूमे जी, पूरा पाकिस्तान। ये मिसाल आपको कहीं दुनिया में बारी-बारी जाए ना, एक वक्त बारी बारी जाए। इंटरनेशनल ट्रैवल भी जरूर करें, आपके एक्सपोजर के लिए बहुत जरूरी होता है, बट अपने मुल्क उसको सबसे पहले घूमें, ये चीज भी बहुत जरूरी है। निसा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। हमको न मिल सका फकत एक सुकून दिल, ए जिंदगी वगरना जमाने में क्या न था। सोशल मीडिया टॉक्सिक सिर्फ उस वक्त है जब आप उसको टॉक्सिक होने दें। मेरी नीड पूरी हो रही है, वांट टू अनलिमिटेड, दैट जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैं यहाँ पर इस चीज को तालीम की कमी ही समझता हूँ। आप 3 तलाक देकर घर से ना निकाल दें, वही दवा उसका इलाज। आखिर मसला क्या है? वेलकम बैक। आज हमने शो के आगाज में कहा था कि पाकिस्तानी खवातीन का दिन मनाया जाए, उसमें हमने एक और बात भी की थी कि स्पेशली एग्रीकल्चर में भी खवातीन नाम बना रही हैं। तो आज एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत ने हमें ज्वाइन किया है, प्राउडली हम कह सकते हैं कि किसान है, और क्या जबरदस्त वो काम कर रही हैं कि कई अरसे से, यानी कई सालों से वो स्ट्रॉबेरी की काश्त तो कर रही हैं, यानी स्ट्रॉबेरी के अलावा भी तो डेयरी फार्म एंड अदरवाइज चीजें, लेकिन जो स्ट्रॉबेरी के मामले को उन्होंने लेके आगे तक पहुंचाया है, उसमें जो एक नया उन्होंने इनोवेशन किया, तकरीबन 3-4 साल से उनका ये वेंचर है
کہ وہ فیملیز کو کہتی ہیں کہ آپ آئیں, بچوں کو لے کر آئیں اس فارم میں, ہاں سیٹرڈے سنڈے آئیں, بچوں کو دکھائیں کہ اسٹرابری کہاں سے آتی ہے, کیسے اگتی ہے, کتنے مزے کی ہوتی ہے. ہمیں یہ ٹھیلوں پہ تو نظر آتی ہے یا پھر سے تو ہم جا کے لے لیتے ہیں, بٹ ایکچولی اسٹرابری فارم میں جانا, اسٹرابری پک کرنا, اس کا ویسے سبین مزہ ہی الگ ہوتا ہے. اور ویسے پورا ایک ٹور لینا یہ کتنی بڑی بات ہوتی ہے, یہ ایک سینس آف اکمپلشمنٹ بھی آتی ہے, اینڈ دین آپ کے اندر ریلائزیشن, آپ اپنے بچوں کو ہی ریلائز کروا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے اور یہ چیز کہاں سے آتی ہے. سو بچوں کو ایجوکیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ وہ کسان کی اہمیت بھی سمجھے. ایبسلیٹلی. تو عائشہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا, عائشہ نیازی صاحبہ فرام لاہور. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم بیٹا, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ اسٹرابری اگانے کا خیال کیسے آیا تھا؟ ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو اسٹرابری ہمارے جو ماموں یا کوئی خالہ باہر سے آتے تھے تو وہ لے کر آتے تھے, تو ہم کھاتے تھے. وہ تھوڑی سی ہوتی تھی, وہ ختم ہو جاتی تھی. پھر میں لاہور میں رہتی تھی تو میں دیکھتی تھی کہ ہر جگہ تو نہیں ملتی, جب بنانا اورنج سب کچھ ہے, اسٹرابری جو ہے کوئی ہمارا کلوز ہی لے کے آتا ہے ہمارے لیے. تو میں کہتی تھی یہ کیوں نہیں ہوتی, کیوں نہیں ہوتی؟ تو سب کہتے تھے یہ ٹھنڈے علاقوں میں ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پہ نہیں ہوتی. عجیب طرح کا ایک لاجک دیتے تھے. تو میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو میں نے اس کو سرچ کرنا شروع کیا, میں نے ٹریول کیا, مجھے اور آئیڈیا ہوا کہ نہیں ٹھنڈے علاقے تو یہاں پر بھی ہے, سوات ہے, گلگت ہے, اسکردو ہے, تو اسٹرابری کیوں نہیں آتی. ٹھیک ہے, پھر مری میں گئی, میں نے مری بھی, میں آرمی آفیسر کی بیٹی ہوں الحمدللہ. تو پھر مجھے اس سے کافی میں نے ٹریول کیا تو مجھے اسٹرابری نہیں ملتی تھی. تو پھر تھوڑی سی اور بڑی ہوئی, تھوڑی سی اور بڑی ہوئی, تو میں نے دیکھا کہ نہیں, یہ ٹرائی نہیں کرتے, اگاتے ہی نہیں ہیں. ہاں جی, ٹرائی نہیں کرتے. پھر ہم لوگ کسی سے ملے, میں نے اس سے سیکھا, میں نے دیکھا کیسے ہوتی ہے. ان شارٹ ہم نے ہارویسٹنگ شروع کر دی. چیلنجز کیا ویسے آپ نے فیس کیے؟ نہیں, شروع میں تو سب کو ہی آتے ہیں نا, کوئی بھی آپ کام کریں تو آپ فیس کرتے ہیں. ہم نے یہ ویدر کلائمیٹ چینج ہو رہا تھا, یہ بھی بہت زیادہ دیکھا. کئی دفعہ بارش ہو جاتی ہے بہت زیادہ, وہ کراپ ہے, وہ ٹری پہ نہیں لگتی, وہ ساری خراب ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس میں کوئی فنگس لگ گئی, نئی آئیڈیا تھا, سیکھ کے اس کو ہم نے پالش کر دیا. الحمدللہ آپ دیکھو آپ کے اسلام آباد میں بھی کتنی اسٹرابری. I was about to say نا کہ آپ آج سے تقریباً زیادہ نہیں 10 سال پیچھے جائیں تو اسٹرابری نظر نہیں آتی تھی آپ کو, 10-12 سال پہلے. اب آپ کو اتنی اسٹرابری نظر آتی ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ سب سے ایزی ایکسیسیبل اسٹرابری ہو گئی ہے. اور کوالٹی بھی اسی طرح سے, کوالٹی بہت اچھی ہے, کہ آپ کے اچھا فروٹ کو اس طرح سے گرو کیا گیا ہے کہ اس کی کوالٹی نہیں ہے, کوالٹی بھی بڑی زبردست اس طرح سے ہے. اچھا, اب یہ جو فیسٹیول آپ کرواتی ہیں ہر سال, فیسٹیول کا نام اوبیسلی آپ نے اس کو دیا, تھوڑا سا اس کو بھی بتائیے گا کہ اس کا خیال کیسے آیا کہ بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. بیٹا کووڈ آیا نا تو لاک ڈاؤن ہو گیا, بالکل سب لاک ہو گئے. ایک صرف واحد جگہ تھی کراپ جہاں پہ ہم جا سکتے تھے. ہمیں کوئی, ہم نے ماسک لگایا, گاڑی ڈرائیو کی, ہم کراپ پہ چلے گئے. ادھر کوئی نہیں تھے کہ ایس او پیز فالو کریں, آپ یہ کریں. تو مجھے لگا کہ نا سارے مال بند ہے, سب کچھ بند ہے, چلو تھوڑی تھوڑی فیملیز کو بلاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کراپ پہ بٹھا دیتے ہیں. ان کا موڈ بھی چینج ہوگا, فریش ایئر میں آئیں گے, کوئی ڈونکی پہ بیٹھے گا, کارٹ سے بیٹھے گا, کوئی ٹانگا گاڑی کی رائڈ ہوگی, کوئی ٹریکٹر کی لے گا. تو لائف دوبارہ سٹارٹ تو کسی نے کرنی ہے نا, ٹھیک ہے, کسی طرح بھی سٹارٹ کرنی. آپ مال میں جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں, آپ ریسٹورینٹ میں بیٹھتے ہوئے ڈر رہے ہیں, ڈائن ان نہیں ہو رہا, ڈرائیو تھرو کے لے رہے ہیں. میں نے کہا نہیں, تھوڑا سا نا نکلتے ہیں. تو پھر ہم نکلے, ہم لوگ لے کے نکلے, ٹھیک ہے, آہستہ 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 آہستہ. پھر پورا لاہور نکلا, ٹھیک ہے. پھر بچوں کو پتا چلا, اسکولوں کو پتا چلا, پھر ٹرپس آنا شروع ہو گئے. جیسے اسکول کھلے ٹرپس آئے, ماسک لگا کے آئے, سینیٹائزر رکھے تھے, ڈسٹینس سے ہم بٹھاتے تھے چرپائیوں پہ, صحیح, پھر دھلوا کے کھڑی کر دیتے تھے, کسی کو لگ نہ جائے, کووڈ ہے. پھر الحمدللہ کووڈ کے بعد تو پھر پاپولر ہو گیا. اب تو ہر سیٹرڈے سنڈے لوگوں کا رخ اس فارم کی طرف ہوتا ہے. بٹ اب مسئلہ ہے کہ صرف لاہور میں ہے نا, اب آپ کو چاہیے کہ اس کو ذرا ایکسٹینڈ کریں باقی شہروں تک بھی. میں نے بہت ٹرائی کی. اچھا, کہ میں یہاں پر ایک جگہ ہے چک شہزاد, مجھے وہی آئیڈیا ہے کہ مجھے نہ کوئی وہاں پر نہ کوئی لینڈ نہ اس پہ دے دے, لیز پہ دے دے, میں کراپ لگا دیتی ہوں. اسلام آباد سے بڑا جو ہمارا کیپٹل ہے اس پہ اگر فیسٹیول ہم کریں, ارے واہ, تو پنڈی اور اسلام آباد سارا آئے گا. اچھا, باقی چک شہزاد کا نام آپ میرے, وہاں پہ فارمز ہیں, میں آئی تھنک 2 ویکس بیک میں گیا تو اس وقت اسٹرابری بالکل لگنا بھی سٹارٹ ہوئی تھی. میں بھی بچوں کو لے کر گیا کہ میرے بچوں کو بڑی پسند ہے اسٹرابری, لیکن ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا ہمیں نا گن کے 4 اسٹرابریز ملی تھی. انہوں نے کہا ابھی 2 ویکس, آئی تھنک ابھی دس ویکینڈ انہوں نے کہا کہ اب لگ چکی ہوگی, بیکاز ابھی شاید سیزن ہے. اب میں جاؤں گا تو, لیکن وہ جو آپ اللہ فارم میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو چکے ہیں, جس طرح سے آپ نے بتایا نا کہ ٹرپس آ رہے ہیں, وہ نا ایک ماحول ہوتا ہے. چونکہ ہم چاہتے تو یہی ہے نا کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہ پر لے کر جائیں کہ ایجوکیٹ بھی ہوں, انٹرٹین بھی ہوں, انفارمیشن بھی ملے ان کو.
ہم نا اسٹرابری کی ورلڈ میں لے جاتے ہیں ان کو, وہ امیجن کرتے ہیں کہ وہ نا اسٹرابری کا جوس پی رہے ہیں, اسٹرابری کے کیک کھا رہے ہیں, وہ جیمز لے رہے ہیں, بہت کچھ. وہ الحمدللہ وہ بچے ہوتے ہیں نا, اور آپ ایک بچے کو 4 ایئرس سے لے کے 7 ایئرس تک جو بھی سکھاؤ گے, اس کے بیک مائنڈ رہ جاتا ہے. آپ جو مرضی کرو اس کو وائپ کرو, وہ پکا وہ ہوتا ہے کہ یہ نا یہاں سے چیز نہیں آتی, یہ کارٹ سے نہیں آتی, یہ اس سے آ رہی ہے, کراپ سے آ رہی ہے ڈائریکٹ. نا کہ بچے کو اسی ایج میں پتا چل گیا کہ اچھا کراپ کیسے لگ رہی ہے, اس میں پانی کیسے دیا جا رہا ہے, اس میں گوڈی کیسے ہو رہی ہے, اس میں کیسے اسٹرابری پک کرنی ہے. کتابیں پڑھانا پڑھائی اسٹرابری بیٹا 4 کلر چینج کرتی ہے, پھر وہ تیار ہوگی. ٹھیک ہے, بچے نے وہ چاروں کلر کراپ پہ دیکھی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس نے نا اس کا ویٹ کرایا. سب سے بڑی مزے کی بات ہے, اس نے ویٹ کرایا, پھر وہ ایک ڈیک پہ لے کے اس نے پے کیا. یہ اویئرنیس دینی نا ہماری قوم کے لیے بڑی ضروری ہے. پروسیس ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور پھر ہم اس کو پوری ایک کارڈ ڈیکوریٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ اب مارکیٹ جا رہی ہے. اوکے, ٹھیک ہے, ماما کے نام سے میرے یہ فارمز ہیں, نیلوفر فارمز نا. تو بس آپ سوچیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم پے بیک کریں پاکستان کو. میں آئی ایم 47 ناؤ الحمدللہ, تو میں چاہتی ہوں کہ میرے جانے سے پہلے تھوڑی سی, اور ہمارے بعد آپ لوگ ہو نا, تو آپ لوگ پھر ہمارے بعد آپ لوگ کرو گے یہ کام. ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ آگے جنریشنز کریں گی. ہم بھی دوسرے ملکوں کی طرح لوگوں کو لوگ بلاتے ہیں, وہاں ایک پیکٹ دیتے ہیں, آپ جتنی مرضی لے لیں, چیز لے لیں, وہ پے کرتے ہیں, ڈبل دا پرائس, ٹرپل دا پرائس ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے, لائک 1 پاؤنڈ کی چیز آپ لینے جاتے ہیں, ایک ایپل کے بازار میں ہے, تو وہاں پر وہ 9 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. ہم ایکزیکٹ وہی پرائس رکھتے ہیں جو مارکیٹ پہ ہوتی ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے, اور چیز مل بھی فریش رہی ہے. ہاں, اور یہ پوچھنا ہے کہ فارنرز بھی آتے ہیں, وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی, ہمارے نیبرز کنٹریز کے بہت لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا, یہ میں نے دیکھے چائنیز بہت زیادہ وزٹ کرتے ہیں اسٹرابری فارمز کا, isn't it؟ ہاں جی بالکل, چائنیز بھی کرتے ہیں, آپ کے ادھر یہ جو نا افغانی بھی کرتے ہیں, ایرانی بھی کرتے ہیں. ہمارا جو نیبر کنٹری ہے انڈیا کے 6 سردار صاحب آتے ہیں. وہ جو ان کے فیسٹیولز ہو رہے ہوتے ہیں نا ان کے جو اپنے, تو وہ گردواروں پہ آتے ہیں, وہ بھی آتے ہیں, وہ ریکویسٹ کر کے آتے ہیں. اوکے جی, سب سے اچھا ہوتا ہے جو نانو دادو جو یہ ہوتا ہے نا, یہ بڑے پریشس لوگ آتے ہیں, کتنی دعائیں دیتے ہیں نا. بالکل بالکل ایسے ہی, اور پھر سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ میں اپنی ماما کے نام سے کیے ہیں. اچھا, ہاں, میرا نام تو عائشہ ہے, نیلوفر فارمز کے نام سے. اپنی والدہ کے لیے آپ نے سمجھا نا کہ یہ ایک میں کہوں گا کار خیر ہی ہے یہ. ہاں جی, دیکھیں اگر میں کروں گی نا تو آٹومیٹکلی میرے بچے, میں تو چلی جاؤں, میرے بچے میرے آگے کھڑے ہو جائیں گے, تو پھر جنریشن لیگیسی جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں, بڑی ضروری ہوتی ہے. پروڈکٹس کون کون سے ہوتے ہیں تھوڑا سا پہلے یہ بھی بتائیں تاکہ لوگ جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ جائیں آرام سے. جی جی, ایک تو آپ لوگوں کے لیے نا یہ میجر پروڈکٹ ہے اسٹرابری نہیں, ہمارے پاس ڈیری بھی ہے, ہمارے پاس بیٹروٹ ہے, ہمارے پاس فلاور ہے, ہمارے پاس بیل پیپر ہے, ہمارے پاس گاجر ہے, ہمارے پاس دھنیا ہے, ہمارے پاس پودینہ ہے, ہمارے پاس آلو ہے, ہمارے پاس ایسا پوٹیٹو ہے الحمدللہ الحمدللہ جو پورے پاکستان میں بہت کم لوگوں کے پاس ہے, جس کے وہ آپ کر کے وہ فرینچ فرائز کھاتے ہو نا, جی جی جی, وہ ڈبے میں ٹرپل دا پرائس کر کے وہ ہے, جس کی کراپ جو ہے نا وہ ہم نے الحمدللہ اس پہ ہم لوگ جیسے کاؤ کے اوپر وہ بینڈ لگاتے ہیں نا اسٹیکر سا, بار کوڈ, اس کے پلانٹ پہ بار کوڈ لگتا ہے. اچھا, اتنا پریشس ہے, بڑی بڑی کمپنیز ہم نام تو لیتے نہیں بالکل بھی. ٹھیک ہے, پھر اور جو ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو دیتے ہیں, یہ ہمارا پرومس ہے. یہ جو آپ نے اتنے منظر بتایا نا, کھچ کھچ کر کے مجھے اچھا لگا ہے. وہ باکس والے وہ جو بچے خود اگائیں, دیکھیں ٹپس دینے کی بات ہے, آپ کی اسپیس ہونے کی بات ہے, اور اس کے بعد خود اگائیں, اتنے مہنگے فرائز باہر سے لے کے کھاتے ہیں, اگائیں تو خود ایک اچھے طریقے سے, اور اس کے بعد ایک صاف ستھری چیز بھی کھائیں. بیٹا میں آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں, دیکھیں آپ لوگ پیکٹس لیتے ہیں فروزن فرائز کے, بڑے بڑے برانڈز ہیں, ٹھیک ہے نا, 1200-1500 روپیز کا وہ پیکٹ ملتا ہے. ٹھیک ہے, آپ پلیز لوگوں کو اویئرنیس دیں. بچے کہتے ہیں ہمیں جابز نہیں ہے, یہ نہیں ہے, آؤ ہمارے پاس سیکھو. ٹھیک ہے, کماؤ, لگائیں گے, اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ ہم آپ کو ایسی ایسی کراپس لگانا سکھا دیں گے, اتنے پیسے جنریٹ کرو گے, ماما بابا ضرور خوش ہو جائیں گے. ارے واہ, ابھی نہیں چھوٹا سا آپ کے پاس اگر لان ہے یا بیک یارڈ ہے, یا اگر آپ کے پاس روف ٹاپ گارڈننگ. یس, اچھا, اسٹرابری میں کچھ یہ معاملات بھی ہوتے ہیں نا کہ اولے پڑے تو فصل متاثر ہو جاتی ہے. لاسٹ ایئر ہوئی تھی میری 19 ایکڑ کراپ جو تھی, وہ اولے گرے اور وہ بالکل سمیش ہو گئی تھی. ہاں, اولوں سے بڑا مسئلہ ہے. اور دوسرا آئی تھنک یہ بھی ہے نا کہ اگر اسٹرابری کا کانٹیکٹ مٹی سے ہو ڈائریکٹلی تو بھی مسئلہ ہوتا ہے, تبھی آئی تھنک شیٹس لگائی جاتی ہیں. جی, وہ شیٹس لگاتے تھے, وہ پریونٹ کرتی ہیں, اس کو زیادہ گیلا نہیں ہونے دیتی ہیں, وہ ڈیو کو بھی وہ سے ڈرپ کر کے نکل جاتی ہے. وہ پاکستان میں بہت اچھی طرح سے لگنا شروع ہو گئی. آپ کا دیر ہے,
आपका कोहाट है, आपका सवात है, आपका काफी एरिया, हमारे मुल्तान से आगे तक अब स्ट्रॉबेरी की अवेयरनेस आ गई है और स्ट्रॉबेरी लग रही है। और तभी तो स्ट्रॉबेरी में सस्ती मिल जाती है ना, पर पहले जब स्टार्ट हुई थी उस वक्त तो पैसे भी अच्छे महंगी खासे थी। हो रहे होते थे। तो यही बात है कि आपके पास भी फैसिलिटी मौजूद है, एंड ओवरऑल भी आप तो यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स हैं, इसके अलावा आप अपने इर्द गिर्द देखें, आप सीख सकते हैं, और अगर आपके पास फैसिलिटी मौजूद है तो आप उसको उगा भी सकते हैं। बल्कि फॉर एग्जांपल स्पेस नहीं है सबीन, तो ये भी तो लोग कर सकते हैं, वो जो पाइप्स होती हैं, पाइप्स ऐसे लगाएं घरों में, दीवारों पे उनमें सुराख करें, वहां पे छोटे छोटे प्लांट, क्योंकि छोटा सा प्लांट होता है इसका, तो वो आराम से उग जाए उसके अंदर। 1 एकड़ पे 65,000 प्लांट्स लगते हैं, ठीक है? 1 एकड़ पे 65,000 प्लांट्स, ओके, ठीक है, लगते हैं, थोड़े से डैमेज भी हो जाते हैं, कोई बात नहीं, सब कुछ बेयर करते हैं ना, गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो जाता है, गाड़ी रिपेयर होती है, पंचर होगी। आओ जी, आप मेरे पास 10 मरले का प्लॉट ले आओ, मैं आपको बिजनेस करना सिखा दूंगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप लोग निकलो, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ ना लोगों से, ठीक है ना? लेडीज इनके पास बड़े बड़े लॉन्स हैं, मैं 47 की हूँ तो मुझसे बड़ी वाली तो आंटी होगी ना, तो आंटी को चाहिए कि वो अपने लॉन में बैठ के सिर्फ वॉच करें, ठीक है? थोड़ा सा हमसे सीख जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कैसे तरक्की करेगा। और इसमें आई थिंक बहुत ज्यादा केयर भी रिक्वायर्ड नहीं है, कि है? नहीं, केयर तो है। बेटा मैं देखो शार्प 5:30 अपने घर से निकलती हूँ, ठीक है, और फिर मैं शाम को 5 बजे घर वापस आती हूँ, ठीक है, चूंकि मैंने थोड़ा सा ज्यादा लंबा काम खोला हुआ है, ठीक है? मैं चाहती हूँ कि लोग आए, मैं लोगों को बहुत देखिए, हम एकड़ों में नहीं जाएंगे ना कितने एकड़ है, लेकिन जो आपने 10 मरले की बात की, फॉर एग्जांपल अगर 10 मरले तो 5 मरले पे आ जाते हैं, 5 मरले का प्लॉट है किसी के पास, और वो चाहता है कि उस प्लॉट में भी घर नहीं बना सकता, और वो चाहता है कि उसमें उस जमीन से उगाए स्ट्रॉबेरी, कितने प्लांट्स लग सकते हैं और कितनी प्रोडक्शन हो सकती है? चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, छोटी सी बात, हरा धनिया सब खाते हैं ना, पुदीना सब खाते हैं, जिसे मिंट कहते हैं, आप उसकी क्रॉप ना हाफ करके 5 मरले पे लगा लें, ठीक है? ईद का सीजन आने वाला है, बकरा ईद आने वाली है, ठीक है? उसके बंडल्स बनाएं और उसको बेच दें, 1000 एंड अबव रुपीस की जो केजी जो है वो धनिया बिकेगा, ठीक है? और